हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। और हम फिर से हाजिर हैं लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, जहां पर हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम ग्रीन रेवोल्यूशन ख़त्म करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में हमने लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग के बारे में पढ़ा था, और अब हम देखने वाले हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे एग्रीकल्चर, और जान रहे थे कि कैसे गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी। ठीक है, क्या क्या मेजर्स ले रही थी वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में। एक मेजर हुआ था जहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग की बात हुई थी, और हमने देखा था कि कहाँ कहाँ ये जो मेजरमेंट था, ये जो पॉलिसीज थी वो सक्सेसफुल हुई थी। वो कहाँ हुई थी? केरला और वेस्ट बंगाल में। ओके, सो नाउ अब हम देखने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ओके, okay. The Green Revolution. At independence, about 75% of the country's population was dependent on agriculture. जब देश आज़ाद हुआ तो देश की 75% जो पॉपुलेशन थी वो किस पर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पर। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज वेरी लो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स। जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की वो बहुत लो थी। ठीक है, क्योंकि बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा चाहिए फार्मर्स को वैसा अवेलेबल ही नहीं था। इंडियाज एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंड्स ऑन मॉनसून। ठीक है, हमारे देश का जो एग्रीकल्चर आज भी बहुत जगहों पर अभी भी हम बारिश पर डिपेंडेंट है, कि पानी के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। और उस समय भी बहुत ज़्यादा था, अब तो खैर काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है, ट्यूबवेल्स वगैरह हैं। ठीक है, लैंड्स पर, इरिगेशन लैंड्स के लिए। बट उस समय सिर्फ फार्मर्स किस पर थे डिपेंडेंट? मॉनसून पर। एंड इफ द मॉनसून वर शॉर्ट, द फार्मर्स वर इन trouble unless they had access to irrigation facilities, which very few had. The stagnation in the agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution. This refers to the large increase in the production of food grain resulting from the high use of HYV variety seeds, especially for wheat and rice. So जो स्टेगनेशन थी एग्रीकल्चर की, जो कॉलोनियल रूल पर के टाइम थी, उसको इम्प्रूव करने की मतलब उसको हटाने की कोशिश की गई। ठीक है, और कोशिश की गई कि हम क्या करें, ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करें। सो व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन? इट रेफर्स टू द लार्ज इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ HYV वेराइटी सीड्स, जिसको हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो कि कहाँ स्पेशली यूज हुए? वीट और राइस के लिए। ठीक है, the use of these seeds required the use of fertilizers and pesticides in the correct quantity as well as regular supply of water. उसके साथ साथ क्या ज़रूरत थी कि क्या यूज़ हो? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और सही क्वांटिटी में इसका यूज़ हो, और पानी की सप्लाई रेगुलर रहे। The application of these inputs in correct proportion is vital. The farmers who could benefit from HYV seeds required reliable irrigation facilities as well as the financial resources to purchase the fertilizer and pesticides. ठीक है, जो चाहते थे मतलब जो फार्मर्स थे जिनको ये बेनिफिट चाहिए था HYV सीड्स का, उनके पास एक सही इरिगेशन फैसिलिटीज़ और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, जिससे वो किसका यूज़ कर सके? रिसोर्सेज हो सके, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होनी चाहिए, जिससे वो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स को खरीद सकें। As a result, in the first phase of Green Revolution, approximately between 1960 up to 1970, the use of HYV seed was restricted to the more affluent states such as पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु। तो अगर इस टाइम पीरियड की बात करें 1960 to 70, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था वो सबसे ज़्यादा कहाँ था? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, further the use of HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only. अगर हम बात करें कि प्राइमरली मतलब शुरुआती तौर पर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसने ज़्यादातर किस पर इम्पैक्ट ज़्यादा डाला? वीट कल्टिवेशन पर। ठीक है, मतलब वीट का जो उत्पादन था उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। इन द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि 70 से 80 हुआ, द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स
and benefited more variety of crops. और धीरे धीरे इसका ट्रेंड बढ़ा और HYV सीड्स टेक्नोलॉजी का जो कल्चर था, कल्ट था, वो और स्टेट्स में भी हुआ और क्रॉप्स को काफ़ी बेनिफिट मिला, मतलब और क्रॉप्स में भी HYV सीड्स का प्रोडक्शन होने लगा. The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. India is no longer at the mercy of America or any other nation for meeting its food requirements. तो यहाँ बात हो रही है कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हमारे देश में सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ी, हम फूड ग्रेन्स के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहे. ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर आउटपुट इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट इनफ. अब कह रहे हैं एग्रीकल्चर आउटपुट की ग्रोथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट इतना ही नहीं, हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है. इफ़ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज consumed by farmers themselves. Instead of being sold in the market, the higher output will not make much of a difference to the economy as a whole. तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ अगर वो फार्मर खुद ही कंज्यूम कर लेगा तो मार्केट में क्या आएगा. तो बात थी कि सरप्लस में आउटपुट आए और वो खुद यूज़ करें और साथ ही साथ मार्केट में बेचें, जिसको हम बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना. तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं. तो यहाँ पर एक ये जो है ये दिखाया जा रहा है कि ये कोई बाहर का फॉरेन का बंदा है जिसको बोल रहे हैं आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर. आपके ऑफर में कौन इंटरेस्टेड है, ठीक है. दिस शोज दैट वी आर गेटिंग सेल्फ सफिशिएंट एंड वी आर सेल्फ रिलायंस. ओके, सो if on the other hand a substantial amount of agricultural produce is sold in a market by the farmers, the higher output can make a difference to the economy. Just wait for a moment. सॉरी फॉर द सेम. ओके, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो हम कह रहे थे कि फार्मर ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अगर सरप्लस में प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में वो कैसे पहुँचेगा. तो ज़रूरी था कि एग्रीकल्चर के अंदर सरप्लस में प्रोडक्शन हो, मार्केट तक वो पहुँचे. सो आगे बात कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स, द हायर आउटपुट कैन मेक अ डिफरेंस इन द इकोनॉमी. The portion of agriculture produce which is sold in a market by the farmers is called marketed surplus. ठीक है, जो कह सकते हैं हम जो पोर्शन सेल्फ कंजप्शन के बाद बचता है और जो फार्मर्स बाजार में बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटेड सरप्लस. A good proportion of rice and wheat produced during the green revolution available as market surplus was sold by the farmers in the market. As a result, the price of the food grains declined relative to other items of consumption. तो स्पेशली अगर बात करें वीट और राइस की, तो फार्मर्स ने उसको क्या किया, उसको मार्केट में सरप्लस में उसका प्रोडक्शन किया और उसको बाज़ार में बेचा. जब मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो उसके जो प्राइस थे वो कम हो गए. ओके, द लो इनकम ग्रुप्स हु स्पेंड अ लार्ज percentage of their income on food benefited from the decline in the relative prices. The Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in a times of food shortage. और इसके साथ जब सरप्लस होने लगा तो लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ. उसके साथ साथ सरकार ने अपने स्टॉक्स में फूड ग्रेन्स को रखना शुरू कर दिया और
वो तब काम आता था जब देश में शॉर्टेज होने वो थी फूड ग्रेन्स की. So while the nation had immensely benefited from the Green Revolution, the technology involved was not free from risk. One such risk was the possibility that it would increase the disparities between small and big farmers. Okay, that's very true. क्योंकि ये सारी फैसिलिटी स्मॉल फार्मर्स नहीं ले पा रहे थे, सिर्फ बिग फार्मर्स इसको ले पा रहे थे, तो इसके कारण डिस्पैरिटीज आ सकती थी या आ ही कह सकते हैं. सिंस ओनली द बिग फार्मर्स could afford the required inputs, thereby reaping most of the benefits of the green revolution. तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सादा फ़ायदा था वो बड़े फार्मर्स को हो रहा था. Moreover, the HYV crops were also more prone to attack by pests, and the small farmers who adopted this technology could lose everything in the pest attack. Okay, अगर कीड़े मकोड़े लग गए, पेस्ट अटैक हो गया, तो जो स्मॉल फार्मर्स थे, मान लो उन्होंने लोन ले लेकर ही बेचारों ने HYV सीड्स खरीदे, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का इंतज़ाम किया, लगाया, और अगर पेस्ट अटैक हो गया तो क्या होगा? तो सारा का सारा अनाज ख़राब हो जाएगा, है ना, सारा का सारा उनका जो भी खेती करी वो बेकार हो जाएगी. तो रिस्क था उनके लिए जो स्मॉल फार्मर्स थे. Fortunately, these fears did not come true because of the steps taken by the government. The government provides loans at the low interest rate to the small farmers and subsidized fertilizers so that the small farmers could also have access to the needed inputs. सरकार आगे आई, सरकार ने काम किया, छोटे फार्मर्स को सस्ते रेट पर लोन प्रोवाइड किया और उन्हें सस्ते दामों पर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किया. So the small farmers could obtain the required inputs. The output on small farms equaled the output on large farms in the course of the time. As a result, the Green Revolution benefited the small as well as the rich farmers. The risk of small farmers being ruined when pests attacked their crop was considerably reduced by the services rendered by the research institute established by the government. Okay. और गवर्नमेंट ने और कुछ और भी काम करे कि रिस्क को कम करने के लिए, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका बेनिफिट दोनों ही सेक्शन को पहुँचे, स्मॉल को भी बिग को भी. उन्होंने इवन पेस्ट अटैक को कम करने के लिए भी सरकार ने काम किया. You should note that the Green Revolution would have favored the rich farmers only if the state did not play an extensive role in ensuring that the small farmers also gains from the new technology. तो ये नोट करने वाली बात है कि अगर सरकार नहीं आगे आएगी स्मॉल फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, या सरकार नहीं आगे आती स्मॉल फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट था वो सिर्फ लार्ज फार्मर्स तक ही रह जाता. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा दोनों ही फार्मर्स को हो तो उसके लिए क्या किसको आगे आना पड़ेगा? स्टेट मतलब सरकार को आगे आना पड़ेगा टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स टू द स्मॉल फार्मर्स. ओके, सो हमारा आज का टॉपिक हम यहीं तक कवर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम आगे का कवर करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रात को मैं रखूँगी 9 और 10 o'clock, मे बी 10 o'clock. ठीक है, 10 o'clock पर. और आई विल गिव मैं आपको अपडेट कर दूँगी जब भी स्ट्रीमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन. तो द डिबेट ओवर सब्सिडीज़ के बारे में हम बात करेंगे इसके बाद. ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी है टॉपिक, इसलिए इसको 3 मिनट डिफरेंट क्लासेस में उसको बांट दिया जिससे आपको भी ईजी हो और आप बोर ना हो जाओ. बिकॉज हाँ, बच्चा डेवलपमेंट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है. ठीक है, डोंट ट्राई टू गेट बोर, टेक इट एज मेक इट एज अ इंटरेस्ट, एक उसको इंटरेस्ट बनाइए. और थोड़ा सा रिवाइव करते हैं फिर से कि एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, तो एग्रीकल्चर में हमने बात किया था कि गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स बनाए जिसमें लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड सीलिंग पर काम किया. ठीक है, जो भी फार्मर्स, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको लैंड प्रोवाइड किया जाए, और जो बिग फार्मर्स, बिग लैंड लॉर्ड्स थे जिन पर बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, उनके लैंड को सील करो और हर एक फार्मर जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाए जिससे वो अपने ही खेतों पर काम कर सकें. ठीक है, ये पहला स्टेप था. दूसरा स्टेप बात हुई कि HYV सीड्स का, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया जहाँ पे HYV सीड्स का यूज़ करवाएगा. तो ये टॉप पॉइंट्स है कि HYV सीड्स को यूज़ किया गया. दूसरा, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स को लाया गया. उसके साथ वो कह रहे थे कि हाँ, डिस्पैरिटीज़ ना हो जाए, इसलिए सरकार आगे आई. सरकार ने क्या कोशिश की कि स्मॉल फार्मर्स तक भी ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा पहुँचे, तो उन्होंने उनको भी इजी लोन्स दिए उन्हें, क्योंकि उनको इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो HYV सीड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स को खरीद सकें. तो उन्होंने उनको लोन्स दिए, कम ब्याज दरों पर उनको लोन दिया गया.
बट अब एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि इनकेस अगर कीड़े मकोड़े लग गए खेतों में, पेस्ट कंट्रोल पे क्या किया है, तो उसके लिए भी सरकार आई और उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ कहा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को कि प्रोवाइड करिए आप प्रोवाइड करिए सर्विसेज टू द स्मॉल फार्मर्स, जिससे वो पेस्ट कंट्रोल भी हो सके, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। Okay, so this ends with the today's session. Evening session will come live again after dinner. Okay, will come live again after dinner. तो आप सब डिनर करके रेडी रहिएगा, हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट अगर बता सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। Please tell me in the comment section, thumbs up, provide me thumbs up in the comment section। जो भी जुड़े हैं बच्चे, आई नो 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं इस समय लाइव, तो मैं चाहूँगी आप इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। फ्रेंड्स को बताइए कि वो भी इस चैनल से जुड़ें और जब भी हम लाइव स्ट्रीमिंग आते हैं तो वो भी हमारे साथ पढ़ें। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ये अब जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो सेव हो जाएगी चैनल पर, तो तब जाकर आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो डू शेयर एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।